ऐसे करके आएगा लिखा हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कॉमा लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और क्या लिखा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, कॉमा देना भूलना मत, ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि कर दिया रहेगा आपको y इक्वल टू एफ एक्स और बोलेगा क्या कि इसके किसी पॉइंट पे आप लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दो, ठीक है, आप ना बताओ वो अलग बात है, ठीक है हमसे कोई ऐसे पूछ सकता है, हम तो हम ही हैं साला, ठीक है ना। तो लेकिन अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहले तो उसके लिए डेफिनेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पॉइंट है x1, y1 ऑन द कर्व और इसका नाम है कर्व का y इक्वल टू एफ एक्स, और बोल रहे हैं क्या कि y इक्वल टू एफ एक्स कर्व के इस पॉइंट x1, y1 पे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो दिस इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। इंग्लिश में था बाकी हिंदी में ऐसे समझ लो कि यहाँ पे जो भी आप टेंजेंट बनाओगे ना, उसका वो पोर्शन जो किसके बीच में इंटरसेप्टेड है, बिटवीन कर्व एंड द एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या? ऐसे ही कोई बोलता है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल में भी फिर से वही इंग्लिश में क्या कि इट इज़ डिफाइंड एज नहीं, पहले तो ये 3 वर्ड जरूरी है, उसके बाद क्या, पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन क्या, कर्व एंड द एक्स एक्सिस। वेरी गुड, समझ में आ गया? तो यानी कि ये जो होगा इसको हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, this is length of tangent and this is length of what, normal। अब कोई पूछे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो प्रोजेक्शन ऑफ किसका प्रोजेक्शन, अभी बता रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन द एक्स एक्सिस, नहीं, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप करोगे, नहीं समझ में आया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये जो लेंथ आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस इज व्हाट इज क्या, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। हाँ, कुछ खोया तो नहीं ना, और आगे अगर दिक्कत आ रही हो तो गेट लगा लो अभी ये लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। समझ में आएगा? तो मेरे ख्याल सिंपल डेफिनेशन से, डेफिनेशन में लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे डिफाइन किया गया कि जिस भी पॉइंट पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है वहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो भी टेंजेंट बनाओगे उसका वो जो पोर्शन है किसके बीच में, बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और जहाँ जहाँ टेंजेंट बोला था वहाँ नॉर्मल कर लोगे तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, और क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये लेंथ निकालना है तो वी ऑल नो दिस पॉइंट एंड दिस कर्व, तो पॉइंट पता है तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। अगर हम लोग इस एंगल को अगर नाप लें एक बार तो ये आपको थीटा दिखेगा, प्रोटेक्टर से नाप के देखना थीटा दिखेगा। तो हम लोग लेंगे ये थीटा जो है इसका टेंजेंट जो होगा वही तो स्लोप है किसका, टेंजेंट का। और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर dy बाई डी एक्स की भाषा में बात करें तो dy बाई डी एक्स एट x1 को y1। समझ में आएगा? अभी अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हम लोग को लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आई कैन कैलकुलेट दिस लेंथ। एक बार मैंने नापा था, ये y1 आया था, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर साइन थीटा अगर यूज करें तो y1 और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा, वेरी गुड, इज एक्चुअली y1 अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी कि अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर कोई बात कर रहा है तो पहली चीज समझना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ। तो लेंथ में हम लोग को मॉडुलस लगाना पड़ता है। ये तो किसी को ऐसे तो नहीं लगता ना कि सर लेंथ इसलिए ऐसे लगा रहे हो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है, नहीं, देख लेने बाद। तो मॉडुलस किस लिए लगाया, अब यहाँ से देख सकते हो कि ये इधर जाएगा और साइन थीटा नीचे आएगा, तो दैट इज y1 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा लिखने का बिल्कुल एक नया तरीका बता रहा है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हल गया ना?
देखो फिर से आ जाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों, उसका स्क्वायर रूट मॉड कॉसेक थीटा। समझ में आएगा, मॉड पहले से लगा हुआ है, समझ में आएगा, तो इसलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो y1 इंटू कितना लिखूंगा, बहुत छोटा हो रहा है, नहीं कौन सा, y1 इंटू कितना था कॉसेक थीटा, उसको क्या लिख दिया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ट्रिक है, tan थीटा m है, तो व्हाट इज कॉट थीटा, सही है। तो रूट अंडर क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर। अब उसका एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर और अपॉन कितना आएगा, हाँ मॉडेम आएगा और उसका लगा के फिर इंटरनेट चलाना। अच्छा देखा ना, y1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर और अपॉन कितना आ जाएगा, m, ठीक है ना। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। नाउ कमिंग टू लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो अब आपको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए ये वाला और ये वाला देखना पड़ेगा, नहीं अच्छा उल्टा कर दो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए ये वाला देखना पड़ेगा। तो लेकिन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए आपको tan थीटा यूज करना पड़ेगा, एंड tan थीटा इज y1 अपॉन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। समझ में आता है क्या। तो हेलो वाले लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ y1 अपॉन m। समझ में आ रहा है क्या। अब मेरा कहना है कि जो भी काम हमने किया है उससे ही हम लेंथ ऑफ नॉर्मल और सब नॉर्मल निकाल सकते हैं। बोलोगे कैसे, क्योंकि हमने जिस लाइन के लिए भी काम किया था उसका स्लोप m था, वही काम हम लोग को एक लाइन के लिए करना है जिसका स्लोप क्या होगा, -1/m। तो हम लोग के पास इनिशियली जो यहाँ पे था लेंथ ऑफ नॉर्मल में y1 और अंदर क्या था, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, और m की जगह -1/m रखोगे तो ऊपर गया, तो यानी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। चमक रहा है, वेरी गुड। इसके बाद लेंथ ऑफ सब नॉर्मल लिखोगे तो मेरे ख्याल से यहीं पे -1/m करोगे तो क्या आ जाएगा, m y1 का मॉड, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दीज लेंथ्स, ठीक है ना। अब इसके बाद ये याद करने का रहता है तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, सही बता रहा हूँ। बाकी देख लेना टेस्ट में कैसे थर्रे वरे बनाना है या क्या करना है। याद नहीं करना है कुल मिला के, ये ध्यान रखना है, ठीक है। याद गलती से मत कर लेना, नेवर रिमेंबर लिख लेना। कॉपी खोलो तो एक बार देखो तो लगेगी क्या क्या याद करने के लिए नहीं था, उससे पढ़ तो लोगे थोड़ा बहुत। और ध्रुव क्या चल रहा है, हम किनारे बैठे हो, बगल वाला 11th क्लास का भी सुनते रहते हो क्या रिवीजन के तौर पे? क्या, अरे कोई बात नहीं यार, तुम यहाँ पे बहुत जगह है, तुम तो अपना अलग बेंच लगवा लिया करो इधर, ठीक है क्या, हम समझ रहे हैं ना। तुम बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा बहुत जगह तो मिल जाएगा। नहीं यार, कितने गरीबों के पेट पे लात मारा है तूने आज। धीरे धीरे लिखना, आराम से, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि अल्फ़ाबेट एक दूसरे में भिड़ जाएं, आराम से लिखो। पंद्रह मिनट तो लगेगा लिखने में, क्या अभी तो देख रहे हो कौन से पेज पे लिखे हैं। Which of the following pair of curves are orthogonal? Which of the following pair of curves are orthogonal? करो, चार ऑप्शंस हैं। पहला है y square equal to 4ax and y equal to e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2a। दूसरा है एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। थर्ड इज y इक्वल टू ए एक्स
and x square plus y square equal to c square, and last is y square equal to 4ax and x square equal to 4by. Y square equal to 4ax and x square equal to 4by. सकते हैं ऑर्थोगोनल है, बहुत बढ़िया जलान। हाँ यही करना है टेस्ट में, ए आ रहा है, बी आ रहा है, फिर बाद में आंसर देख के पता चलेगा अच्छा सी भी आ रहा था, नहीं बी भी आ रहा है, केबीसी तो यहाँ कैसे चलेगा बेटा क्या इक्वल टू 4x और दूसरा है y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2a। इंटरसेक्ट तो करेगा ही नहीं। अब ये लोग बोल सकते हैं मान लो कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है क्योंकि कैलकुलेट तो हो नहीं सकता, सॉल्व तो कैसे होगा, बोलोगे सर इसको रख के और सॉल्व कर लेंगे तो कर लो बाकी हम लोग बोले कि इंटरसेक्ट करेगा तो ये तो पक्का है कि इंटरसेक्ट करेगा, तो लेट इट बी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट x1 y1। तो मैंने जैसे लास्ट क्लास में बोलने की कोशिश की थी कि हम उन सब केसेस में x1 y1 पॉइंट मान लेंगे और ये जो x1 y1 पॉइंट होगा ये दोनों कर्व पे लाई करेगा, तो वी हैव टू एडिशनल इक्वेशंस। पहला y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 और दूसरा y1 स्क्वायर इक्वल टू e की पावर माइनस x1 अपॉन 2a। ये दोनों कंडीशन कहाँ से हैं क्योंकि ये पॉइंट दोनों ही कर्व पे क्या कर रहे हैं लाई। अब हम लोग बोले कि m1 m2 पे जाना पड़ेगा, तो m1 फॉर कर्व नंबर एट द पॉइंट x1 कॉमा y1 तो वो आएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a, तो 2 कट जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा 2a अपॉन y1। y आएगा लेकिन x1 y1 पे निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2a अपॉन y1। कमिंग टू द सेकंड कर्व, अगर इसका dy बाई dx निकाल रहे हो तो पहले तो आएगा e की पावर माइनस x अपॉन 2a और फिर माइनस 1 अपॉन 2a आएगा। तो x1 पे निकालोगे तो क्या आएगा e की पावर माइनस x1 अपॉन 2a और बाहर क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 2a। व्हाट इज e की पावर माइनस x1 अपॉन 2a, दिस इज y1। तो मेरे ख्याल से ये y1 हो गया, तो दिस इज माइनस y1 अपॉन 2a। अभी तो आंख बंद करके दिख रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या है -1। तो ये जो पेयर ऑफ कर्व होगा ये कैसा होगा ऑर्थोगोनल। समझ में आ गया क्या? सेकंड में आ जाओ। सेकंड में अगर देखोगे तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा है। एज्यूम अगेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू बी x1 y1, क्योंकि a और b है तो यू कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोगों ने पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो तो वही आएगा dy बाई dx इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यानी कि पहले वाले कर्व के लिए m1 के लिए मतलब उसके लिए dy बाई dx कितना आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है माइनस y1 अपॉन x1। समझ में आ रहा है क्या? और m2 भी डायरेक्टली आ जाएगा, जैसे 2x आएगा और 2y dy बाई dx, तो x अपॉन y आएगा दैट इज x1 अपॉन y1। तो इसमें तो कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसका भी m1 m2 क्या आ रहा है -1। सो अगेन दीज टू कर्व्स विल बी व्हाट ऑर्थोगोनल। C तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये सेंटर से पास कर रहा है और ये एक सर्कल है, नहीं 0 0 मतलब सेंटर से पास कर रहा है मतलब ओरिजिन से पास कर रहा हूँ, इसका सेंटर जो है वो 0 0 है। तो ऑब्वियस बात है एक लाइन अगर सर्कल के सेंटर से गुजर जाए तो उसको क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल।
ये वाला आप देख सकते हो कि कैलकुलेट कर सकते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप समझ में आएगा। तो जैसे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो 2 आएगा। जैसे आप इसमें से एक कोई वेरिएबल एलिमिनेट कर लो, तो जैसे अगर हम y एलिमिनेट कर लेते हैं मान लो, तो y उसमें रखो तो कितना आएगा, x की पावर 4 अपॉन 16b² इक्वल टू 4x। तो कुछ बच्चों की आदत होती है x काट देने की, बाकी देख लेना। बाकी हम लोगों ने एक तो x इक्वल टू क्या आएगा 0, और दूसरी तरफ से x क्या आएगा 4, 64 आ गया ना, तो 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, और y क्या आ जाएगा इसके कोरोस्पॉन्डिंग 0। देख लो x को 0 रखोगे तो आ जाएगा ना y क्या 0, और मेरे ख्याल से इधर से y जो है वो ठीक उल्टा आएगा शायद, 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। कर लोगे क्या इसको कैलकुलेट? तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, 0 0 एंड दिस पॉइंट। पहले तो हम 0 0 पे बात कर लेते हैं। 0 0 पे क्या जो 2 टेंजेंट्स हैं, समझ में आ रहा है क्या, उसके बीच का एंगल 90 है। आंसर इज यस। क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे ये 0 0 से पास कर रहा है तो इसमें सिखाया क्या होगा कि यू कैन राइट डाउन द टेंजेंट बाई इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म। तो इसका लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है, x। तो यानी कि इसका जो टेंजेंट होगा 0 0 पे क्या होगा, y एक्सिस, x इक्वल टू 0 आएगा ना, और इसका टेंजेंट क्या होगा, y इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस। दोनों के बीच का एंगल क्या है 90। मतलब इसमें जो 2 इंटरसेक्शन में एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो क्या है 90। लेकिन ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या था कि सब पे 90 होना चाहिए। तो हाल क्या सब पे 90 है, इसके लिए फिर से इसका क्या निकालना पड़ेगा, dy/dx। तो अगर 2y dy/dx देखोगे तो कितना आ रहा है, नहीं मेरे ख्याल से तो ये कितना आ जाएगा 2a/y1, ये आएगा ना भाई। और दूसरे वाले का देख लो dy/dx, ये तो बहुत ही सड़ा हुआ आ रहा है क्या, x/2b, मतलब x1 क्या आएगा 2b। तो अगर आप m1 m2 निकालो तो -1 ही तो चेक करना है शायद क्या, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो a/b आ जाएगा शायद, बोलो, और दूसरा क्या आएगा x1/y1। तो अब x1/y1 निकालना है तो उन्हीं का रेशियो होगा शायद, क्या बोलते हो, जो दूसरा वाला है। तो 4 कट गया, a की बार क्या आएगा, हाँ a की बार -1/3 और b की बार 1/3 ऊपर, हाँ तो यानी कि नीचे लिख देना a की बार 1/3। ये चेक कर लो यार, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये तो -1 तो नहीं आएगा, क्या बोलते हो। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऑब्वियस अगर ये -1 नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि द कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल। ये हाँ बोल, पढ़ो 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 क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। हाँ तो पहले पढ़ो, जो बोलता हूँ उतना किया करो, ठीक है ना, उसके बाद आगे चमका करो। यस अब बोलो। तो m1 m2 -1 कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। क्या क्या बोल क्या जा रहा है वो तो पहले बता दे। तू कह रहा है कि m1 m2 -1 फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। m1 m2 -1 फॉलो नहीं हो रहा है भाई, हो कहाँ रहा है, क्या पिया हुआ है, दिया गया कुछ सप्लाइड समथिंग नहीं, हाँ कैसे नहीं हो रही है, ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन m1 m2 = -1 नहीं है। कैसा बच्चा हो गया तू, बॉर्नविटा पी, मुंह पे थप्पड़ मार साले के आ गया बैठ जाओ ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है 90 डिग्री। अगर फाइनाइट है तो कंडीशन m1 m2 -1 है, अगर नहीं है तो ये कंडीशन नहीं है। समझ में आएगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बार बोल चुका हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बोलता आ रहा हूँ, लेकिन तुमको क्या सुनना है, कुछ नहीं सुनना है, तो मस्त रहो जिंदगी। ठीक है, मिटा दे सबको, मतलब इधर लिख लिया तो नेक्स्ट लिखेंगे।
जैसे मैंने लिख लिया हो तो नेक्स्ट लिखेंगे, तो चिन्ह में लिखना चालू कर देते Find the condition for the orthogonality of the curves find the condition for the orthogonality of the curves a1 x square plus b1 y square equal to 1 and a2 x square plus b2 y square equal to 2 minus 1, that is 1. लिख लिया? तो फाइंड आउट करो. ये जो दोनों कर्व है इंटरसेक्शन पॉइंट अगेन यू कैन नॉट फाइंड आउट. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन. क्या एजम्पशन करना पड़ेगा कि लेट दे आर इंटरसेक्टिंग एट x1, y1. वैसे ये अगर आप ध्यान देखो तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो टोटल 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा. क्योंकि अगर x1, y1 अगर दोनों कर्व पे लाई करता है तो x1, y1 भी लाई करेगा, -x1, y1 भी लाई करेगा और -x1, -y1 भी लाई करेगा, क्योंकि ये पूरा ओरिजिन के अबाउट या दोनों ही एक्सिस के अबाउट क्या है, ऐसा है सिमेट्रिक. वैसे ये एलिप्स टाइप का बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि a1 और b1 अगर दोनों पॉजिटिव है तो एलिप्स टाइप का बना देगा. अगर a1 और b1 के साइन अगर अपोजिट है तो हाइपरबोला टाइप का बनेगा. समझ में आएगा? भूल जाओ. अच्छा आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ऑर्थोगोनैलिटी के लिए यहाँ कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1. तो अगर हम पहले वाले का स्लोप निकालेंगे एट x1, y1 फॉर कर्व नंबर 1, तो मेरे ख्याल से अपन इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. 2a1x समझ में आएगा और 2b1y. तो डिवाइड करोगे इधर तो मेरे ख्याल से -a1 x1 और अपॉन b1 y1. ये समझ में आएगा ना, पहले वाले का कर्व का आ गया स्लोप, ठीक है ना, एट x1, y1. ऐसे ही दूसरे वाले के लिए dy/dx एट द सेम पॉइंट क्या x1, y1 कितना -a2 x2 मत लिख देना, x1 ही है, ठीक है ना, अपॉन b2 y1. और अगर ये ऑर्थोगोनल चाहिए तो दोनों का प्रोडक्ट, सो दिस इज a1 a2 x1 स्क्वायर अपॉन b1 b2 y1 स्क्वायर. अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कंडीशन नहीं आया अभी. अब बोलोगे ऐसा क्यों नहीं हुआ है, x1 और y1 है तो ऑब्वियस है कंडीशन तो हमारा किस में आना चाहिए, a1 a2 b1 और b2 में. यानी x1 y1 का स्क्वायर जो का रेशियो है उसको हटाना पड़ेगा. तो मैंने पहले ही बता रखा है कि 2 कंडीशन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको. किससे? कर्व से. क्योंकि x1 y1 दोनों कर्व पे लाई कर रहा होगा तो इट मस्ट बी सेटिस्फाइंग. तो जहाँ जहाँ x y है उसमें चुन के x की जगह x1 और y की जगह y1. अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये बनेगा a1 माइनस a2 x1 स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 y1 स्क्वायर इक्वल टू 0. तो मुझे ऐसा लगता है कि x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इज नेगेटिव ऑफ b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2. चमका क्या? अब इसको उठा के इधर पटक दो, मतलब रख दो, तो ये क्या देगा देखना, a1 a2 अपॉन b1 b2 राइट. और इधर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2. मानते हो? एंड इधर माइनस था और उधर ही माइनस था तो वो क्या हो जाएगा, कैंसर. तो इसको इधर ले जाओ a1 a2 वाले को और अलग अलग करके लिख दो. तो ये जो बोल रहे हैं बच्चे यही आएगा, 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन b1 माइनस 1 अपॉन b2. तो ये कंडीशन हो जाएगा इन दोनों कर्व के ऑर्थोगोनल होने का. इसको याद कर लो तो अच्छा है, नहीं याद करो तो और भी अच्छा है, देख लेना. मतलब कभी कभी आ जाता है 2 कर्व ऐसे और ऑर्थोगोनल होता है तो फिर अपन डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते हैं. समझ में आएगा? तो
याद कर लो बेटा, हो गया। अब ये कौन चला रहा है? हाँ ध्रुव, क्या? b1 माइनस, तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कहना क्या चाह रहा है वो तो पहले बता दो। नहीं, ऑर्थोगोनल में हमने पहले बात की हुई है ना शायद सर्कल में, कि अगर दो इमेजिनरी सर्कल, मतलब दो सर्कल्स नहीं भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ऑर्थोगोनल कह देते हैं इमेजिनरी पॉइंट्स पे। बोला हुआ है ना, तो फिर ऑर्थोगोनलिटी के लिए तो बस कंडीशन सेटिस्फाई करना है, उसमें इंटरसेक्ट करे ना करे उससे तो मैंने पहले ही मना कर रखा है। क्या हुआ? पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने ये स्टेटमेंट बोला, सबका जो चेहरा था ना ऐसे था बिल्कुल ब्लैंक, उसी से पता चल जाता है कितनी मेहनत करते रहते हो। चलो लिख लो, आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखना फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0 and y square equal to x and y square equal to x at a point other than origin. जैसे हम लोग सबसे पहले इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की जगह एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर रख दो, ज़्यादा बेटर है। तो पहला टर्म बनेगा वाई की पावर 6 प्लस क्या बनेगा वाई क्यूब, ये सही है ना, और माइनस 3 क्या बनेगा वाई क्यूब। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक तो वाई क्यूब इक्वल टू 0 आ रहा है और एक वाई क्यूब इक्वल टू शायद 2 आ रहा है। तो वाई इक्वल टू क्या आएगा 2 की पावर 1/3। तो एक तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा 0। समझ में आता है क्या? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इस पॉइंट पे तो आपको एंगल नहीं पूछ रहा है तो इसको तो हटा दो, सही है। दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कि अगर y 2 की पावर 1/3 है तो x जो होगा 2 की पावर क्या आ जाएगा 2/3, शायद ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग को इस वाले पॉइंट पे निकालना है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नाउ दिस मच। फिर हम क्या निकालते हैं इसमें m1 m2। तो जैसे अगर आप m1 निकाल लो, m1 मतलब ऊपर वाले के लिए, ठीक है ना, तो वही नेगेटिव ऑफ
बताया था ना पार्शियल वाला, डेल एफ अपॉन क्या, डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो अगर डेल एफ अपॉन डेल एक्स करोगे ऊपर तो क्या आएगा 3x² और माइनस क्या आएगा 3y। समझ में आ रहा है क्या? तो 3 नीचे भी आएगा एक्चुअली, 3y² माइनस 3x, तो मेरे ख्याल से ये बनेगा। समझ में आ रहा है? m2 निकालोगे dy/dx, तो मेरे ख्याल से ये बनेगा 1 अपॉन बोलो 2y। तो y मतलब कितना है 2 की पावर 1/3, यानी 1 अपॉन 16 की पावर 1/3 हो जाएगा ना शायद, 4/3 होगा ना, तो 16 की पावर क्या हो जाएगा 1/3। लेकिन ये वाली क्वांटिटी किधर जा रही होगी इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि ये जो y² = x हो रहा है इसमें, अरे ये दिख रहा है इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा 0। तो मैंने बताया भी था बहुत पहले भी, कोऑर्डिनेट में भी बताया था, समझ में आया क्या कि अगर एक स्लोप फाइनाइट है और दूसरा इन्फिनिटी है तो या तो आप लिमिट लगा के कर लो, या tan थीटा के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगा दो 1 अपॉन मॉड ऑफ m2। याद आ रहा है क्या? तो मेरे ख्याल से ये रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 16 की पावर 1/3, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 16 की पावर 1/3, यही आएगा ना। बाकी वही है फॉर्मूला, वही है tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, और उसमें m1 किधर जा रहा है इन्फिनिटी, तो m1 ऊपर नीचे से निकाल लो बाहर, अपने आप यही फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन मॉड m2। लिखवाया है बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। आगे बढ़े। Find the angle of intersection. Find the angle of intersection of the curves x² + y² = 5 and y = greatest integer of modulus of sin x plus modulus of cos x, greatest integer of modulus of sin x plus modulus of cos x। तो पहले ही बात कर चुके हैं कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का जो वैल्यू है दिस इज बिटवीन 1 से √2, ठीक है ना। तो वैसे बताया हुआ है बट फिर से अगर अभी तक नहीं समझ पाया तो अलग बात है। जैसे ये फंक्शन अगर हम प्लॉट करते हैं मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, एक तो स्क्वायर करके भी प्रूव कर सकते हो तुम, बाकी अगर मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का अगर ग्राफ बनाओगे तो इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, इसका पीरियड क्या होता है π/2। तो अलग अलग अगर इसका पीरियड π/2 होता है तो अगर हम एक लेंथ 0 से π/2 के बीच का ग्राफ बना दें तो मेरे ख्याल से बाकी उसको क्या करना होगा रिपीट। तो 0 से π/2 में ये भी पॉजिटिव खुलेगा और ये भी कैसा खुलेगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों ही ग्राफ कैसे खुलेंगे, मतलब दोनों ही फंक्शन कैसे खुलेंगे पॉजिटिव, क्योंकि 0 से π/2 में sin x भी पॉजिटिव है और cos x भी। अब अगर देखोगे आप इसमें ये fx आ रहा है, ठीक है ना, 0 से π/2 के लिए, और इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा cos x माइनस क्या आएगा sin x। तो सिर्फ 0 से π/2 में अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, जब x 0 से कहाँ तक जाएगा π/4, और उसके बाद क्या होगा नेगेटिव, यानी कि 0 से π/4 में अगर f' पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज। 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 नहीं, और π/2 पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। तो मेरे ख्याल से 0 से π/4 में इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो हाइट है π/4 पे ये कितनी आ गई √2। इसके बाद ग्राफ ऐसे रिपीट होगा बस, यानी फंक्शन हमेशा 1 से √2 के बीच में, और उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखोगे तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है y = 1।
तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा y इक्वल टू 1 है और एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 5। अब इसका y इक्वल टू 1 के साथ इंटरसेक्शन देखोगे तो x की वैल्यू शायद एक तो 2 आएगी और एक क्या आएगी माइनस। समझ में आ रहेगा? तो m1 और m2 में एक तो 0 ही होगा, लाइन है ना, तो ऑब्वियस है एक का स्लोप तो क्या हो गया 0। तो अगर एक का स्लोप 0 हो गया तो m1 माइनस m2 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वो वही आएगा मॉड ऑफ m2, मतलब जो दूसरे वाले का स्लोप है वही आ जाएगा। क्या बोलते हो? नहीं समझ में आया? तो मान लो कि अगर tan थीटा लिखोगे आप तो मॉडुलस ऑफ बस इस कर्व का स्लोप लिखना पड़ेगा आपको। नहीं समझ में आ रहा है? तो कितना आएगा 2x प्लस 2y y डैश इक्वल टू 0, मतलब माइनस एक्स अपॉन क्या आएगा y डैश। तो माइनस एक्स अपॉन y डैश लिखोगे तो मेरे ख्याल से कितना आएगा 2, यानी थीटा इक्वल टू एक्चुअली क्या आएगा tan इनवर्स 2। अब बोलोगे उधर, तो उधर भी मेरे ख्याल सिमेट्री है, तो मेरे ख्याल से एंगल तो सेम ही रहेगा। ऑब्ट्यूज कोई पूछे तो पाई से घटा लेंगे और तो कुछ है नहीं। लिख लिया? लिख लिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, प्रूव दैट फॉर द कर्व, लिखा हुआ है कर्व, प्रूव दैट फॉर द कर्व बी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल क्यूब, बी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल क्यूब द स्क्वायर ऑफ द सब टेंजेंट, प्रूव दैट फॉर द कर्व बी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल क्यूब द स्क्वायर ऑफ द सब टेंजेंट वेरीज एज द सब नॉर्मल, the square of the subtangent varies as the subnormal, square of the subtangent varies as the subnormal। टेंजेंट, तो अभी हम लोगों ने सब टेंजेंट का फॉर्मूला देखा था कितना y1 अपॉन m, नहीं तो हम लोगों ने कि y1 तो y ही है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, और m मतलब क्या हो गया dy अपॉन dx। तो मेरे ख्याल सबसे पहले तो हम लोग बोल रहे हैं कि m यानी कि dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना आएगा इसका डेरिवेटिव 2by dy बाई dx दैट इज m इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस a का क्या आएगा होल स्क्वायर, यानी कि जो m है मेरे अकॉर्डिंग टू आ रहा है 3 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2by, ठीक है 2by। अभी क्या बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल, यही तो बोल रहे हैं ना, वेरीज मतलब प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल। नहीं तो अपन ने पढ़ा होगा कि इक्वालिटी अगर एस्टेब्लिश करना है तो कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो यानी अल्टीमेटली तो हम लोग को यही बोल रहे हैं ना प्रूव करने के लिए कि स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट अपॉन सब नॉर्मल, ये जो रेशियो होगा दिस रेशियो हैज टू बी व्हाट कांस्टेंट। तो अब हम लोग सब टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं। तो सब टेंजेंट मेरे ख्याल से क्या आएगा y अपॉन m, नहीं उसका मॉड, तो y अपॉन m करोगे तो 3 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और ऊपर कौन जाएगा 2by, तो दैट इज 2by स्क्वायर। सही है यहाँ पे? अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सब नॉर्मल अगर निकालते हो तो सब नॉर्मल कितना था my, तो my मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, y को उधर ले जाओ तो 3 इंटू, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लो एक बार, 3 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या 4 लिखूँ क्या b, नहीं 4 नहीं 2b, सही है क्या? ये सब नॉर्मल हो गया। अब दोनों को स्क्वायर करके, ठीक है ना, मतलब सॉरी इसको स्क्वायर करोगे और इसका रेशियो देखोगे, ठीक है,
तो हम लोग बोल रहे हैं कि सब टेंजेंट का स्क्वायर अपॉन सब नॉर्मल निकाल लो, तो देख सकते हो कि कितना आएगा 4b स्क्वायर, वाई की बार क्या लिखूं 4 अपॉन बोलो 9x प्लस a की बार 4। ये सबको समझ में आ गया क्या है ये सब टेंजेंट का स्क्वायर, और अपॉन सब नॉर्मल लिखोगे तो आएगा 3 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या जाएगा 2b। अब ये जो y की पावर 4 है और यहाँ x प्लस ए की पावर कितना है 6, ये कटेगा देखना वहां से। अगर इसको आप रिलेशन को, इस रिश्ते को स्क्वायर कर दें तो b स्क्वायर वाई की पावर 4 इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर क्या होगा 6, यानी कि y की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस ए की पावर 6 क्या आएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? या उल्टा देख लो b स्क्वायर वाई की पावर 4 इक्वल टू दिस, तो ये